तब हमें यहाँ पर यूरू का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने पहली बार ये फील किया होता है कि कोई उसे मारना चाहता है और उसने यूरू को ये कहा होता है कि इस दुनिया में उसकी कोई जरूरत नहीं है। तब हम देखते हैं यूरू को जो बंदा मार रहा होता है, यूरू ने उसके अंदर अपनी तलवार घुसा दी होती है और उसके फादर तीर मार के उस बंदे को मार देते हैं। पर यूरू इस हमले से बहुत ज्यादा डर चुका होता है, क्योंकि उस बंदे की किलिंग की इंटेंशन ने उसके दिल को भेद दिया होता है। तब यूरू के फादर उसका हालचाल पूछने आ जाते हैं और उसे गले लगाकर उससे माफी मांगने लगते हैं, क्योंकि वो उसे अकेला छोड़ गए थे। तो यूरू उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है। यूरू, हमेशा याद रखना कि जो तुम्हें अभी अभी फील हो रहा है वो इस बंदे की तुम्हें मारने की इंटेंशन थी, और हो सकता है कि तुम्हें फ्यूचर में भी ऐसा एक्सपीरियंस हो, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम बहुत सारी ऐसी चीजों का सामना करोगे। तो इसलिए तुम्हें भी उस पर्सन के आगे हेजिटेट नहीं करना है जो तुम्हें मारना चाहेगा। तो यूरू के फादर उस बंदे की डेड बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं और देखते हैं कि यूरू इस इंसिडेंट से बहुत ज्यादा डर गया है, जिस वजह से वो ये डिसाइड करते हैं कि वो आज रात जंगल में ही गुजारेंगे ताकि यूरू पूरी तरह से शांत हो सके। जिस वजह से वो यूरू को गहरी सांसें लेने के लिए कहते हैं। अपनी एंग्जाइटी को अपनी हर एक सांस के साथ बाहर आने दो, क्योंकि ऐसे बहुत से मोमेंट्स होते हैं जहाँ पर डर तुम्हें मार सकता है, और हम जैसे हंटर जो कि बीस्ट के आगे अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ते हैं, उनके लिए ये तो आम बात है। तो इसलिए अब शांत हो जाओ और सिचुएशन को एनालाइज करो और ये जानने की कोशिश करो कि आखिरकार तुम क्या कर सकते हो। हमेशा ये कंसीडर करना कि तुम कैसे सरवाइव करने के लिए मौजूदा मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और ये भी याद रखना कि हम तभी मर सकते हैं जब डर हम पर हावी हो जाए। तो रात को यूरू और उसके फादर खाना खाने लगते हैं और यूरू के फादर उसे समझाते हैं कि उसे इस हमले के बारे में विलेज में किसी को नहीं बताना है। जिस वजह से यूरू उनसे कहने लगता है कि अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो विलेज वालों को पता लगेगा ही नहीं कि उस बंदे के साथी उन पर हमला करने वाले हैं। तब यूरू के फादर उसे समझाते हैं कि उस बंदे के साथी उनके विलेज के ऊपर हमला नहीं करेंगे। जिस वजह से जब वो लोग वापस विलेज में जाएंगे तो वो चाहते हैं कि यूरू नॉर्मल एक्ट करे। तो अगले दिन वो लोग विलेज वापस चले जाते हैं, जहाँ पर कुछ लोग उनसे पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो लोग रात को वापस क्यों नहीं आए हैं। जिस वजह से यूरू के फादर सबको बताते हैं कि वो लोग एक शिकार का पीछा करते हुए माउंटेन्स की गहराइयों में चले गए थे, जिस वजह से उन्होंने रात वहाँ बिताना ज्यादा अच्छा समझा। तो यूरू और उसके फादर घर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर डांजी की माँ उनसे उनका हाल चाल पूछने लगती है और ग्रैनी भी पूछने लगती है कि क्या माउंटेन पर कुछ हुआ था। तो यूरू के फादर उन्हें वही पुरानी कहानी सुना देते हैं, पर ग्रैनी को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता। तो वो दोनों आशा और उसकी माँ से मिलने अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों यूरू और उसके फादर की चिंता कर रहे होते हैं। पर वो दोनों उन दोनों को समझाते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, जिस वजह से उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यूरू कहने लगता है कि वो बहुत ज्यादा थक गया है, जिस वजह से आशा उसे आराम करने के लिए कहती है और अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। तब आशा और यूरू बातें करने लगते हैं और यूरू के फादर उसकी माँ को सारी बात बता देते हैं, जिस वजह से यूरू की माँ डर जाती है। उस दिन के थोड़े दिनों बाद ही मेरे पेरेंट्स मुझे और आशा को छोड़कर विलेज से चले गए, या फिर मैं यूँ कहूँ कि मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि असल में तो वो लोग सिर्फ मुझे ही वहाँ पर छोड़कर चले गए थे। और अब मुझे पता चला कि जिस लड़की को मैं आशा समझ रहा था और जिसके साथ मैंने 10 साल गुजारे थे, वो असल में एक इम्पोस्टर थी। और पिछले 10 सालों तक हिगाशी विलेज के लोगों ने मुझसे झूठ कहा। मुझे नहीं पता कि ये सच है या फिर झूठ, पर जो खुद को रियल आशा कह रही है उसकी तरफ से यही सच्चाई है। और उसने मुझे यह भी बताया है कि उसे हिगाशी विलेज के असैसिन्स ने एक बार मार दिया था। तो यहाँ आशा यूरू को बताती है कि जब वो लोग हिगाशी विलेज से भाग गए थे तो काकीमोरी क्लैन ने उनका ध्यान रखा, और जब उन लोगों को लगा कि चीजें शांत हो गई हैं, तब अचानक से उनके पेरेंट्स गायब हो गए। और पिछले साल जब आशा 15 साल की थी तब उसे हिगाशी विलेज के असैसिन्स ने किडनैप कर लिया था और उसे मरने के बाद ब्रेक की पावर मिल गई थी। तब हमें आशा के मरने के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो मुझे ये पावर मिली है वो उस डायमंड की पावर है जो कि लैंड ऑफ डेथ और हमारी बीच की बाउंड्री में रहती है। तू कोई ह्यूमन यहाँ पर आ ही गया। रुको जरा, आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? मुझे तो हिगाशी विलेज के असैसिन में काट दिया था ना। सही कहा, और तुम मर चुकी हो। तो इसका मतलब ये एक हेल है। वैसे ये जगह पैराडाइज तो लगती नहीं है, पर फिर भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मरने के बाद तुम बस हेल में ही जा सकती हो? आखिरकार तुम अपनी दुनिया में किस तरह की जिंदगी जी रही थी? ये जगह लैंड ऑफ डेथ और तुम्हारी दुनिया के बीच की बाउंड्री है, और तुम्हारी कंट्री में इसे योमोत्सु हिरासाका कहा जाता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि फादर ने कहा था। विलेज की पुरानी कहानी के हिसाब से जो मेल और फीमेल ट्विन ईस्टर्न विलेज में डे ब्रेक के पहले और बाद में जन्मे थे और उस दिन डे और नाइट बिल्कुल इक्वल थे, तो वो एक दिन शैडो रेल्म में जरूर जाएंगे ताकि वो डायमंड्स को कमांड कर सकें। और ट्रेडिशंस समय के साथ साथ हमेशा खराब हो जाते हैं, तो इसलिए वो लोग शैडो रेल्म में नहीं जाएंगे बल्कि उससे पहले एक जगह पर पहुँचेंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हिगाशी विलेज के लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है। ऐसा तो होना ही था, क्योंकि अगर तुम मरती ना तो तुम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। तो अब बताओ आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो?
जो ह्यूमंस यहाँ पर पहुँचते हैं उनके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, या तो डेथ को वो एक्सेप्ट कर लें या फिर वो लोग मुझे एक्सेप्ट कर लें। तो इसलिए अगर तुम मरना चाहती हो तो इस रास्ते से नीचे कूद सकती हो, पर अगर तुम जीना चाहती हो तो तुम मुझे एक्सेप्ट करके ब्रेक की पावर को हासिल कर सकती हो और अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो। ब्रेक की पावर बहुत कमाल की है और जब तक तुम अपने एनिमी को देख सकती हो तब तक तुम जितनी मर्जी दूर से उसके सिर को उड़ा सकती हो और किसी भी लड़ाई को खत्म कर सकती हो। और तुम इस पावर को और भी तरीकों से यूज कर सकती हो, पर इसके बदले में जो लोग तुम्हारी इस पावर का इस्तेमाल करना चाहेंगे वो तुम्हारे आसपास इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिस वजह से तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे कि तुम हेल में जी रही हो और तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा मरना ही ज्यादा बेहतर था। मेरा पर्सनल हेल्थ तो शायद स्टार्ट भी हो चुका है क्योंकि मेरे पेरेंट्स किडनैप हो चुके हैं और मुझे तो ये भी नहीं पता है कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या है। तब आशा को यूरू याद आने लगता है, जिस वजह से वो उस डायमंड से पूछने लगती है कि क्या उसका भाई भी मर चुका है। पर उस डायमंड को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि अगर यूरू मरेगा तो वो उस जगह पर जाएगा जहाँ पर सील की पावर है। तब आशा डिसाइड करती है कि वो अभी इस तरह नहीं मर सकती है, क्योंकि अगर उसका भाई जिंदा हुआ तो उसे किसी भी कीमत पर बचाना पड़ेगा। जिस वजह से हम देखते हैं आशा लाइफ को चूज करती है। तो यहाँ हिगाशी विलेज के असैसिन्स इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि आशा अभी तक जिंदा नहीं हुई है, जिस वजह से एक पर्सन को लग रहा होता है कि वो असली ट्विन नहीं है। पर दूसरी पर्सन उसे समझाती है कि उसने आशा को विलेज में देखा है, जिस वजह से उसे पूरा यकीन है कि वो ट्विन नहीं है। तब वो दोनों इसी बात को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि अब वो ब्रेक की पावर को हासिल नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से वो सील की पावर को हासिल करने के बारे में कहने लगते हैं। और उन्हें पूरा यकीन होता है कि यूरू इसके लिए मान जाएगा, क्योंकि विलेज वालों ने उसे ब्रेन वॉश कर दिया है। तब आशा अपनी पावर से अपने हाथों को छुड़वा लेती है, जिसे देखकर वो दोनों असैसिन्स हैरान हो जाते हैं और आशा उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। तब यहाँ गैबी अपने डायमंड के साथ आशा को ढूंढ रही होती है और उसके डायमंड को जैसे ही आशा का एहसास होता है वैसे ही वो गैबी को आशा के पास ले जाता है, जहाँ पर गैबी देखती है कि आशा ने उन दोनों असैसिन्स को मार दिया है। तब गैबी आशा से कहने लगती है कि उसे किलिंग्स को उन जैसे मिसफिट्स पर छोड़ देना चाहिए। पर तभी आशा उसे समझाती है कि चाहे उसने चूजन ट्विन होना ना चुना हो, पर अब जो उसने रास्ता चुन लिया है उसमें उसे अपने हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। और यहाँ आशा यूरू से माफी मांगती है, क्योंकि अब वो छोटी सी अडोरेबल और इनोसेंट आशा नहीं रही होती है जिसे यूरू जानता था। तब यहाँ गैबी उन डायमंड्स को दफना देती है जिसे उसने मारा होता है और यहाँ सभी लोग लड़ाई के बाद उस जगह की सफाई करने लगते हैं। तब यहाँ देरा कागेमोरी क्लैन के घर के बाहर आ जाता है और आकियो को बताता है कि वो वहाँ पर यूरू को लेने आया है, जिस वजह से आकियो इसके बारे में जिन को बता देता है और जिन यूरू से पूछने लगता है कि आखिरकार अब उसे क्या करना है। तब यूरू आशा और देरा की बातों को सोचने लगता है, क्योंकि आशा ने उसे बताया होता है कि वो कागेमोरी क्लैन पर पूरा भरोसा करती है, पर देरा और हाना को कागेमोरी क्लैन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, जिस वजह से वो दोनों साइड की कहानी को एक साथ सुनना चाह रहा होता है। और इसी वजह से वो जिन को देरा को वहाँ पर बुलाने के लिए कहता है। तो जिन आकियो को देरा को लाने के लिए कहने लगता है और उसे इस बार किसी को मारने से मना करता है, जिस वजह से आकियो पिछली गलती के लिए माफी मांगने लगता है। तो थोड़ी देर बाद आसुमा भी वहाँ पर आ जाते हैं और घर की ऐसी हालत देख के जिन से इस बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से जिन उसे बताता है कि वहाँ पर डायमंड्स ने हमला कर दिया था और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार इतने शोर शराबे के बावजूद भी वो उनकी मदद करने क्यों नहीं आया। तो आसुमा उसे बताता है कि वो तो सो रहा था, जिस पर जिन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि पिछली बार आसुमा ने कहा होता है कि उसने अपनी तेज हियरिंग से सुन लिया था कि यूरू आने वाला है। तो कागेमोरी क्लैन का एक और मेंबर हागुरे वहाँ पर आ जाता है और वो भी जिन से वहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से आसुमा उसे सारी बात बता देता है और हागुरे आशा की चिंता करने लगता है, जिस वजह से आशा उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। पर तभी उसे एहसास होता है कि वो लोग ट्विंस के बारे में बात कर रहे थे, जिस वजह से जिन उसे यूरू से मिलवाता है और हागुरे ये जान के बहुत खुश होता है कि फाइनली आशा अपने भाई से मिल पाई है। तब हागुरे यूरू के डायमंड्स को देखता है और उनकी साइज और बॉडी को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तो हागुरे जिन से पिछले दिन के लिए माफी मांगने लगता है, क्योंकि वो उसकी मदद करने के लिए नहीं आ पाया होता है और ऊपर से उसे ये भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर का बैरियर होने के बावजूद भी वो अंदर कैसे घुस पाए हैं, जिस वजह से जिन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पर अब जिन उन्हें इंटेरोगेट करने वाला होता है, जिन्हें उन्होंने पकड़ा होता है ताकि वो इसकी तह तक जा सके। तब कागेमोरी क्लैन के लीडर की कार वहाँ पर आ जाती है, जिसमें गोंजो के साथ साथ डेरा भी बैठ के आया होता है। तब गोंजो यूरू को देखकर बहुत खुश होता है और उसके डायमंड्स की तारीफ करने लगता है और यहाँ जिनको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार तादेरा क्लैन का मेंबर वहाँ पर कर क्या रहा है, क्योंकि आज तक उस क्लैन के किसी भी मेंबर ने कागेमोरी क्लैन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं बनाया होता है, जिस वजह से वो जानना चाह रहा होता है कि आखिरकार डेरा एनिमी टेरिटरी में डिफेंसलेस होके क्या करना चाह रहा है। तो राइट यूरू से पूछने लगता है कि क्या उसे लगता है कि कागेमोरी और डेरा साथ में काम कर रहे हैं, पर यूरू इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है कि जिन और गोंजो दोनों ही डेरा को मारना चाहते हैं। डेरा, आशा ने मुझे बताया है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मुझे सील की पावर मिल जाएगी, तो तुम्हें इस बारे में पता था ना, और राइट और लेफ्ट तुमने भी
भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने इस बारे में सिर्फ विलेज की कहानियों में सुना था, तो इसलिए मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं है। पर तुम एक काइंड और केयरिंग ब्रदर हो, तो इसलिए अगर किसी ने आशा को कुछ किया होता और तुम्हें ब्लैकमेल किया होता तो तुमने बिना सोचे समझे अपनी जान जोखिम में डाल देनी थी। और अगर तुम्हें ये पता होता कि तुम एक बार मर के जिंदा हो सकती हो तो तुम बहुत ज्यादा रेकलेस एक्ट करते। तो राइट और लेफ्ट यूरू को ये भी बताते हैं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो मरने के बाद जिंदा होगा ही होगा, क्योंकि 400 साल पहले एक ट्विन दोबारा से जिंदा नहीं हुआ था। तो ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और गोंजो इन बातों को छोड़ के सभी को खाना खाने के लिए कहने लगता है ताकि वो लोग आराम से बैठ के इस बात को डिस्कस कर सके। तब वो लोग खाना खाने अंदर चले जाते हैं और आशा अपने भाई के साथ खाना खाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड